हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए, आप सब ठीक ही होंगे। तो हिस्ट्री का नया टॉपिक है सुंग वंश। तो इसमें हम मतलब मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वंश और रिवीजन रहता है उसी को कर रहे हैं, जो पूछा गया है, पूछा भी जाएगा और बहुत ही टू द पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंग वंश। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग। यह मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। वृहदत्त की हत्या की थी और यही वो सेनापति था जो धोखा दिया था मौर्य वंश को। ठीक है। पुष्यमित्र सुंग के दरबारी कौन थे? पुरोहित पतंजलि थे। दरबारी पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र सुंग के पतंजलि। पुष्यमित्र सुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया, अतः यह बौद्ध धर्म विरोधी भी था। फिर भी इसने भरहूत स्तूप की वेदिका या रेलिंग या फिर तोरण भी कहते हैं, तोरण बनवाए थे। ठीक है। यह बौद्ध विरोधी होते हुए भी इसने एक स्तूप बनवाया था जो पूछा भी जाता है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, क्योंकि इसने ऑलरेडी जो 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे वे तो डुबा दिए थे, पर इसने भरूच स्तूप की जो वेदिका रेलिंग होती है ना, रेलिंग वेदिका कहते हैं, तथा तोरण बनवाए थे। धनदेव के अयोध्या विलेख के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने 2 समय यज्ञ किए थे। धनदेव का अयोध्या विलेख बताता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। डेमेट्रियस यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे उसको? दिमित्र। डेमेट्रियस या दिमित्र नामक यवन राजा पुष्यमित्र सुंग का समकालीन था। कौन? पुष्यमित्र सुंग का समकालीन राजा कौन था? यवन राजा डेमेट्रियस या दिमित्र। ये यवन राजा था जो पुष्यमित्र सुंग के समकालीन था। खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से ज्ञात होता है कि खारवेल व पुष्यमित्र सुंग में युद्ध हुआ और इसमें पुष्यमित्र हारा था। ये कौन बताता है? खारवेल का हाथी गुम्फा विलेख। विदर्भ, जो कि बरार भी है, विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराने के लिए पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा, जिसमें अग्निमित्र सफल रहा। किसके राजा? विदर्भ या बरार के राजा यज्ञसेन को। विदर्भ या बरार के राजा यज्ञसेन को हराने के लिए पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा, जिसमें जो है अग्निमित्र सफल भी रहा था। अतः विदर्भ या बरार पुनः मगध साम्राज्य में मिला लिया। अगर पूछा जाए कि विदर्भ या बरार पुनः मगध साम्राज्य में किसके शासन में मिला था, तो पुष्यमित्र सुंग के शासन में मिला था। और किसने मिलाया था, किसने हराया था विदर्भ के राजा यज्ञसेन को? पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र ने। ठीक है। अब हम देखते हैं अग्निमित्र। मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कहानी पर कालिदास ने मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तिका लिखी है। ठीक है। एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्र। किसने लिखी है? कालिदास ने। किस पर? पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र और मालविका। अग्निमित्र ने भागवत धर्म स्वीकार किया था। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। पूछा जाता है सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति के मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर कनाव वंश की स्थापना की थी। देवभूति की हत्या इसके मंत्री ने की थी, वासुदेव ने। ठीक है। शुंग काल में मनुस्मृति की रचना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। पूछा जाता है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? शुंग काल में। अब हम कनम वंश का देखते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। इसका एक तो शासन वर्ष 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव, जो कि किसका मंत्री था? देवभूति का। और अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन। ठीक है। कनव वंश में संस्थापक वासुदेव था, अंतिम शासक सुशर्मन था। सुशर्मन की हत्या सिमुक ने की थी और नया वंश सातवाहन वंश स्थापित किया था। सुशर्मन की हत्या किसने की थी? सिमुक ने। और नया वंश सातवाहन वंश स्थापित किया था। अब हम देखते हैं सातवाहन वंश, जो कि 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक रहा, 250 ईस्वी तक रहा। ठीक है। पूर्व नहीं आएगा इसमें। 30 ईसा पूर्व से बाद में 250 ईसा पूर्व। ठीक है। 250 ईस्वी। इसका संस्थापक सिमुक था। ठीक है। और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इसका शासन क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एरिया में इनका शासन था। पुराणों में इस वंश को आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी। सातवाहनों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। हम देखते हैं सातकर्णी प्रथम। इसकी जानकारी का स्रोत रानी
नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ कराया था। सातकर्णी प्रथम की जानकारी कहाँ से मिलती है? रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख किसका है? रानी नागनिका। और इस जानकारी मिलती है सातकर्णी प्रथम के बारे में। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ कराया था सातकर्णी प्रथम ने। अब हम देखते हैं हाल। ठीक है, दूसरा जो हाल था, ये कवि थे। ठीक है, अच्छे कवि थे। हाल की पुस्तक है गाथा सप्तशती। ये पूछी जाती है, किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। हाल की पुस्तक क्या है? गाथा सप्तशती, प्राकृत भाषा में। हाल के दरबारी कवि कौन थे? गुणाढ्य और सर्ववर्मन। गुणाढ्य की रचना है बृहत कथा और सर्ववर्मन की रचना है कातंत्र, जो कि संस्कृत का व्याकरण है। हाल के दरबारी कवि कौन थे? गुणाढ्य और सर्ववर्मन। गुणाढ्य की रचना है बृहत कथा और सर्ववर्मन की कातंत्र, जो कि संस्कृत की व्याकरण भी है। फिर हम देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसकी विजय की जानकारी का स्रोत इनकी माता गौतमी का नासिक अभिलेख है, जिससे गौतमीपुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है। इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण या एक ब्राह्मण भी कहा गया है। इसके घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते थे, ऐसा कहा जाता है। इनकी उपाधियां वेंकटक स्वामी, राजाराज और विंध्य नरेश। उपाधियां क्या है? वेंकटक स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी की, राजाराज, विंध्य नरेश। इन्होंने वेंकटक नगर भी बसाया था। जब वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तो वेंकटक नगर भी बसाया था। इन्होंने बौद्ध संघ को 2 गांव दान में दिए थे, अजकालकीय, करजक। ठीक है, अजकालकीय और करजक, ये 2 गांव थे जो बौद्ध संघ को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दान में दिए थे, अजकालकीय और करजक। इसने शक शासक नहपान को हराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, इंपॉर्टेंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। अब हम देखते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था। आंध्र प्रदेश पर विजय उपलक्ष्य में इसने आंध्र सम्राट प्रथम कहा जाता है। आंध्र प्रदेश पर जब इसने विजय प्राप्त की तो इसे आंध्र सम्राट प्रथम, आंध्र सम्राट भी कहा जाता है और आंध्र सम्राट प्रथम, दोनों ही कहा जाता है। इसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। प्रथम आंध्र सम्राट और दक्षिणापथेश्वर किसे कहा जाता है? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को। पुलवामी की उपलब्धियों का वर्णन कनेरी अभिलेख महाराष्ट्र से मिलता है। पुलवामी की उपलब्धियों का वर्णन कनेरी अभिलेख महाराष्ट्र से मिलता है। कनेरी अभिलेख में मिलता है कि पुलवामी ने रुद्रदामन को हराया। ठीक है, और रुद्रदामन के जो नगर अभिलेख से मिलता है, रुद्रदामन ने पुलवामी को हराया था। ठीक है, तो दोनों राजा अपने बारे में बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी ने इसके शकों को विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। यज्ञश्री सातकर्णी ने शकों के जो विजित क्षेत्र थे उन पर पुनः अधिकार कर लिया था और इसके सिक्कों से जहाज यानी नाव के चित्र प्राप्त हुए, अतः यह जल यात्रा प्रेमी भी था। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज या नाव के चित्र मिले हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि यह जल यात्रा प्रेमी था। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक क्या कहलाता था इस टाइम पे? सातवाहन वंश के टाइम पे गोलमिक। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक गोलमिक, और शीशे की मुद्रा का प्रचलन कराया था इसने। ठीक है, सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्रा का प्रचलन कराया था। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक क्या कहलाता है? गोलमिक। शीशे की मुद्रा का प्रचलन किस वंश के शासकों ने कराया? सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश में जो पुरुष थे वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे तथा महिलाएं जो थी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। पुरुष ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और महिलाएं बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। सातवाहनों ने बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को करमुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी। सातवाहनों ने ही बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को करमुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी। इनका महत्वपूर्ण निर्माण देखते हैं। कार्ले का चैत्य जो कि महाराष्ट्र में है और अमरावती स्तूप। सातवाहनों ने क्या क्या निर्माण कराया है? कार्ले का चैत्याग्रह जो महाराष्ट्र में है और अमरावती स्तूप। यद्यपि सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माताओं से जुड़े थे, फिर भी यह वंश कैसा था? पितृसत्तात्मक था। सातवाहन वंश कैसा था? पितृसत्तात्मक।
क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नया चेदी वंश या महामेघवाहन वंश। ठीक, छोटा सा ये देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते इससे। संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। ठीक है, जिसके नाम पे ये वंश भी है और इसी को चेदी वंश भी कहते थे। कलिंग के चेदी वंश की जानकारी का स्रोत कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का था जो, और सबसे महान शासक खुद खारवेल था। इन्होंने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से वापस लाने का काम किया, जिसे महापद्मानंद कलिंग से मगध लेके गया था। खारवेल ने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से वापस लाया था, और यह मूर्ति मगध कौन लेके गया था? कलिंग से महापद्मानंद। इसको वापस कौन लाया? खारवेल। हाथी गुम्फा भी लेके देखते हैं जो राजा खारवेल का है, उसमें क्या है। खारवेल ने जैनों को कुछ ग्राम दान में दिए हुए हैं। खारवेल ने दक्षिण राज्यों जैसे चोल चेर पांड्या आदि को हराया। खारवेल ने उदयगिरी व खंडगिरी गुफाओं का निर्माण जैनों के लिए करवाया था। ठीक है, उदयगिरी व खंडगिरी गुफाओं का निर्माण जैनों के लिए कराया था खारवेल ने। अपनी विजय के उपलक्ष्य में खारवेल ने कलिंग में महाविजय प्रसाद बनवाया। कलिंग में महाविजय प्रसाद किसने बनवाया? खारवेल ने, अपनी विजय के उपलक्ष्य में। खारवेल जैन धर्म अनुयायी था। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है इन सब बातों का, कि खारवेल ने जैन धर्म को कुछ ग्राम दान में दिए, और दक्षिण राज्य चोलचेर पांडवों को हराया, उदयगिरी व खंडगिरी गुफाओं का निर्माण कराया जैनों के लिए, और अपनी विजय के उपलक्ष्य में कलिंग में महाविजय प्रसाद बनवाया। खारवेल खुद जैन धर्म अनुयायी था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।